तो हाँ भाई, आजकल ना एक राइट फ़ोन चूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है एंड उसमें भी एक कंपनी के भी भाई बहुत सारे मॉडल है। तो हर बजट के हिसाब से फ़ोन देखे ना तो लिस्ट ना बहुत बड़ी हो जाती है। तो भाई उस सब फ़ोन में से अपने लिए एक परफेक्ट फ़ोन चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देन हाउ टू चूज़ अ परफेक्ट स्मार्टफोन, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। तो आज ना हम आपको सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे जो आपको एक फ़ोन लेते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए एंड हर बजट के हिसाब से मस्ट नीडेड स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग। ओके, तो हमने ना फ़ोन को बजट के हिसाब से 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहला बजट, दूसरा मिड रेंज एंड तीसरा फ्लैगशिप किलर एंड उसके बाद प्रॉपर फ्लैगशिप जो कि टॉप नॉच होता है। तो देखो भाई, बजट फ़ोन ना नॉर्मली आपको अराउंड 50,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। भाई नॉर्मल बंदा ना 50,000 से लेकर अराउंड 20 तक भी लोग चले जाते हैं। एंड मिड रेंज ना आपको 25 से लेकर 40,000 के आसपास भी मिलता है। एंड फ्लैगशिप किलर आपको 40 से लेकर 60,000 के आसपास मिल जाते हैं। एंड प्रॉपर फ्लैगशिप आपको पता ही होगा कि 60 एंड उसके आसपास या फिर उसके ऊपर ही मिल जाते हैं। तो देखो भाई, मैंने ना आपको एक प्राइस बताई ताकि आप ना जज कर पाओ कि ये फ़ोन कहाँ पर स्टैंड करता है। तो भाई इसको ना आपको ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं हो जाना कि भाई ये फ़ोन इसी पे मिलता है तो तुम यहाँ पर कह रहे हो। देखो भाई, आपको ना समझ लेना, एक रफली आइडिया लगना चाहिए कि आपका फ़ोन कहाँ पर स्टैंड करता है। जैसे मुझे कोई फ़ोन लेना है, मैंने तय कर लिया कि ये फ़ोन है, ये इसकी प्राइस है एंड ये यहाँ कहीं पर स्टैंड करता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ कि भाई 20-22 हज़ार का फ़ोन बजट नहीं कहलाता, वो अलग कैटेगरी हो जाती है। लेकिन आपको एक रफली आइडिया लगना चाहिए। तो आप ना इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रॉपर फ्लैगशिप जो है वो बेस्ट कहलाएगा, उसके बाद सेकंड बेस्ट, उसके बाद डिसेंट एंड बजट जो है उसको आप एकदम एवरेज भी कह सकते हो। क्योंकि भाई देखो, प्राइस ना हमेशा चेंज होती रहती है। कभी कभार आपको फ्लैगशिप किलर का प्राइस का फ़ोन ना आपको मिड रेंज की प्राइस पे भी मिल जाता है। जैसे कि अभी लेटेस्ट S23 वगैरह सब देख पा रहे होंगे, जो कि 60,000 में लॉन्च हुए थे, फ्लैगशिप फ़ोन है एंड अभी मिड रेंज की प्राइस भी मिल रहा है, अराउंड 40,000 के आसपास मिल रहा है। तो आप ना अपने हिसाब से थोड़ा बहुत समझ लेना। एंड हाँ भाई, एक और बात, आईफोन को ना हमने इसके अंदर काउंट ही नहीं किया, क्योंकि देखो भाई जनरली ना आईफोन ज़्यादातर फ्लैगशिप ही बनाता है, वो नॉर्मल फ़ोन बनाता ही नहीं है। तो ज़्यादातर उसके अंदर कोई दिक्कत होती नहीं है। देखो भाई, आप नॉन प्रो के लिए जा रहे हो ना, तो 13 के ऊपर के कोई भी आईफोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे चलते हैं। लेकिन आप प्रो सीरीज़ की तरफ जा रहे हो ना, तो 13 प्रो या उसके ऊपर के कोई भी आईफोन ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई याद रखना, आईफोन का ना भाई पूरा हिसाब किताब अलग है, उसका इकोसिस्टम अलग है। तो मतलब देख लेना कि आप उसके साथ यूज टू हो, उसका यूआई या फिर उसकी लिमिटेशन। एंड हाँ भाई, नॉन प्रो 60 हर्ट्ज। ओके, तो शुरू से ही शुरू करते हैं भाई। किसी भी फ़ोन को हाथ में लेते ही सबसे पहले क्या फील होता है? ऑब्वियसली उसकी डिस्प्ले या फिर बिल्ड एंड डिज़ाइन। तो डिस्प्ले से ही शुरू करते हैं। वैसे तो देखो भाई, डिस्प्ले के अंदर भी ना भाई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन आती है डिस्प्ले के अंदर भी। एंड भाई आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना तो भाई फ़ोन चूज़ करना भाई बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको ना एक रफली आइडिया दे दूंगा कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ये सब लेना है। तो डिस्प्ले ना मेनली 2 टाइप की होती है, LCD डिस्प्ले एंड एक OLED डिस्प्ले। तो देखो भाई, इसके अंदर ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको OLED के लिए ही जाना है। तो नॉर्मली बजट के अंदर आपको LCD डिस्प्ले मिलती है, लेकिन उसके बाद के ऑलमोस्ट सारे फ़ोन के अंदर आपको OLED मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आई थिंक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको OLED के लिए ही जाना है। ओके, तो बात करें अभी रिफ्रेश रेट के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि आजकल 15-20 हज़ार वाले फ़ोन के अंदर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलना आजकल आम सी बात होगी। तो आई थिंक यहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एकदम बजट फ़ोन को छोड़ देना, तो उसके बाद के ऑलमोस्ट सारे फ़ोन के अंदर आपको 90 या तो 120 हर्ट्ज मिल जाती है। तो वहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज के लिए जाना है, हो सके उतने हायर नंबर लेना है। तो देखो भाई, आपको ना रिफ्रेश रेट के बारे में तो पता ही होगा कि आपका फ़ोन पर सेकंड में आपकी स्क्रीन को कितनी बार रिफ्रेश करता है। जितना नंबर हायर होगा उतनी ही आपको डिस्प्ले स्मूथ फील होगी। तो आपको हो सके तो 120 हर्ट्ज के लिए जाना है। एंड उसके बाद का फैक्टर आता है ब्राइटनेस। तो देखो, ब्राइटनेस की बात करें ना तो यहाँ पर भी आजकल कंपनियाँ बहुत ज़्यादा नंबर का खेल चला रही है। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बजट के अंदर 700 से लेकर 900 के आसपास की निट्स मिल रही है, तो बहुत है। एंड मिड रेंज की बात करें तो उसके अंदर आपको 1000 से लेकर 12,000 के आसपास मिल जाती है, तो वो बहुत हो जाती है। तो फ्लैगशिप किलर एंड फ्लैगशिप के अंदर ना आपको ज़्यादातर 16,000 से ऊपर ही मिलती है, आजकल 2,000-4,000 निट मिलती है, तो उसके हिसाब से वो भी सही हो जाता है। एंड फिर आप जैसे जैसे हायर वेरिएंट की तरफ जाओगे फ्लैगशिप किलर एंड फ्लैगशिप के अंदर, तो वहाँ पर कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाती है, जैसे कि HDR का सपोर्ट, HDR10 का सपोर्ट। एंड स्पेशली हायर फ़ोन के अंदर ना आपको नेटफ्लिक्स वगैरह पे HDR10+ की सपोर्ट भी मिल जाती है, 10 बिट कलर मिल जाते हैं। तो ये सब सर्टिफिकेशन आपको देख लेनी है। तो आजकल ना एक और चीज़ है, जैसे कि डिस्प्ले के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले लेनी है या फ्लैट लेनी है। देखो, ये सब्जेक्टिव चॉइस है, किसी को कर्व पसंद हो सकती है, किसी को फ्लैट।
पर्सनली मुझे ना कर्व नहीं पसंद, क्योंकि उसके ना एडिशनल खर्चे बढ़ जाते हैं। तो जो नॉर्मल बजट के अंदर कंपनियां जो ग्लास यूज करती है ना, वो उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता, तो उसकी वजह से आपका फोन थोड़ा बहुत भी गिरेगा ना तो उसके क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई है। एंड आपको पता ही होगा कि उसके कवर एंड टेम्पर्ड ग्लास मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, एंड अगर मिल भी जाए तो बहुत महंगे होते हैं। तो ये देख लेना कि थोड़े बहुत ही एडिशनल खर्चे हो जाते हैं। तो ये सब था डिस्प्ले के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। देखो भाई, ये तो सब्जेक्टिव चॉइस है डिजाइन, लेकिन बिल्ड पे बात हो सकती है। तो देखो भाई, इसके अंदर भी आपको ज्यादा नहीं सोचना। नॉर्मली बैक साइड की बात करें ना तो बजट एंड मिड रेंज के अंदर प्लास्टिक वीगन लेदर या फिर कभी कभार मिड रेंज के अंदर ग्लास भी मिलता है। एंड उसके बाद के फ्लैगशिप किलर एंड फ्लैगशिप के सारे फोन के अंदर ग्लास ही मिलता है, क्योंकि ग्लास ना बहुत प्रीमियम फील होता है। तो जैसे ही ग्लास का यूज होता है तो उसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आपको ना ग्लास की बैक प्रोटेक्शन देख लेनी। तो देखो, उसके अंदर ज्यादातर ना गोरिल्ला ग्लास का ही यूज होता है। तो फ्लैगशिप किलर के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 एंड विक्टस प्लस मिलता है। एंड फ्लैगशिप की बात करें ना तो उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एंड गोरिल्ला ग्लास आर्मर वगैरह मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं। तो वो सब भी देख लेना। एंड एप्पल के अंदर तो आपको पता ही होगा कि सिरामिक शील्ड ही मिलता है। एंड साइड फ्रेम में भी आपको पता होगा कि बजट एंड मिड रेंज के अंदर ज्यादातर प्लास्टिक मिलती है। एंड उसके बाद के सारे फोन के अंदर आपको पता ही होगा कि मेटल या फिर एल्यूमिनियम वगैरह मिलता है। एंड जैसे कि आपको पता होगा कि एकदम लेटेस्ट आईफोन एंड सैमसंग जैसे कि टाइटेनियम यूज करता है, जो कि वजन में भी हल्का होता है एंड बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो वो दो फ़ोन ले रहे हो तो भाई उसके लिए ही आपको जाना है। एंड उसके बाद आपको पता होगा कि IP रेटिंग भी थोड़ी बहुत देख लेनी है। IP67 एंड 68 की ज़्यादातर मिलती है। तो देखो, नॉर्मल फ़ोन के अंदर तो नहीं मिलती, लेकिन आप फ्लैगशिप किलर एंड फ्लैगशिप के लिए जाओगे तो वहाँ पर ना आपको IP67 या 68 की मिल जाती है। एंड प्रॉपर फ्लैगशिप वगैरह के अंदर IP69 की मिलती है, जो कि वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस होती है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। वो सब भी देख लेना। सो यही था कुछ बिल्ड क्वालिटी को लेकर। सो ये सब बातें ध्यान में रखना। ओके, तो अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पर ही ना लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कट बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो कि परफॉर्मेंस का सिर्फ मतलब प्रोसेसर नहीं होता। आपके फ़ोन के अंदर सिर्फ एक अच्छा प्रोसेसर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ़ोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। एक फ़ोन अच्छा कब परफॉर्म करता है? जब उसकी स्टोरेज, रैम एंड उसका प्रोसेसर एंड उसका UI वेल ऑप्टिमाइज होगा ना, तो आपका फ़ोन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आपको ना सिर्फ प्रोसेसर के बारे में नहीं सोचना, रैम एंड स्टोरेज के बारे में भी देखना है। तो यार आओ थोड़ा इसको ना चार्ट से समझते हैं। तो आपको प्रोसेसर की बहुत बड़ी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां पर आपको देख लेना है हर कैटेगरी के अंदर कौन से प्रोसेसर मिलते हैं। तो स्नैपड्रैगन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 इलाइट वगैरह मिलते हैं। एंड 8 Gen 2 एंड 8 Gen 3 भी अभी लेटेस्ट माने जाएंगे। एंड डायमेंसिटी के अंदर 9300 प्लस एंड एक्सिनोस के अंदर 2400 वगैरह मिल जाते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट माने जाएंगे। एंड उसके बाद के सारे प्रोसेसर भी आप देख सकते हैं कि हर कैटेगरी के अंदर कौन सा मिलेगा। एंड हाँ भाई, इसके अंदर आपको शायद कुछ प्रोसेसर मिसिंग भी लगेंगे, जैसे कि स्नैपड्रैगन के अंदर 870 वगैरह सब नहीं है, क्योंकि वो सब पुराने हैं। अभी नए फ़ोन में ज़्यादातर तो वो आते नहीं है। जैसे 7 Gen 3 वगैरह सब नए प्रोसेसर आते हैं। तो आप ना चार्ट के हिसाब से देख लेना कि थोड़ा आसपास के जो प्रोसेसर है ना, वो काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना वो। तो अभी बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो देखो भाई, रैम के अंदर आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको LPDDR की रैम की तरफ ही जाना है। तो अभी लेटेस्ट में आपको पता होगा कि LPDDR5X की रैम मिलती है। तो आपको फ्लैगशिप एंड फ्लैगशिप किलर के अंदर LPDDR5X एंड 5 की रैम मिल जाएगी। एंड बाकी सब में देख लेना कि LPDDR4 एंड 4X वगैरह मिल जाती है। तो देखो भाई, उसके बाद ना स्टोरेज टाइप ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो आपका प्रोसेसर एंड वो सब फास्ट होगा, लेकिन आपकी स्टोरेज टाइप ही बहुत स्लो है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका फ़ोन स्लो ही चलेगा। तो देखो, उसके अंदर ज़्यादा नहीं सोचना। UFS का नंबर जितना हायर होगा उतनी हाई स्पीड मिलेगी आपको। तो अभी लेटेस्ट में UFS 4 मिलता है, तो वो देख लेना। एंड बाकी सब के अंदर आपको पता होगा कि UFS 2.1 एंड UFS 3 वगैरह मिलती है। तो वहाँ पर ना एक कैच है, UFS 4 ना 256 GB से ही स्टार्ट होता है। तो आपको बहुत से फ़ोन देखने मिल जाएंगे, जैसे कि OnePlus 12 या फिर iQOO 9 Pro। तो आपको 128 GB के अंदर UFS 3.1 मिलेगा। एंड उसके बाद के सारे वेरिएंट पे आपको 4 मिल जाएगा। तो ये बात देख लेना, क्योंकि 3.1 से 3.4 में भाई बहुत बड़ा जंप है, आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ओके, तो भी बात करते हैं सबसे मेन कैमरा की। यहाँ पर ही भाई कंपनी आपको बहुत ज़्यादा चूना लगाती है नंबर से। देखो भाई, आजकल ना पता नहीं क्यों बहुत नंबर का खेल चल रहा है। 100 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। भाई मुझे तो लगता है अब की बार 400 पार। लेकिन देखो भाई, ये नंबर वगैरह सब गिमिक बात है। हाँ भाई, ज़्यादा मेगापिक्सल ठीक है, 100 तक, 100-120 मेगापिक्सल तक डिटेल ज़्यादा अच्छी आती है। जूम करोगे तो आपको डिटेल ज़्यादा दिखेंगी। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब आपकी फ़ोटो या वीडियो बहुत अच्छी आएगी। देखो भाई, अच्छी वीडियो कब आती है, अच्छी फ़ोटो या वीडियो कब आती है? उसका सेंसर बहुत अच्छा हो एंड उसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी हो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलके एक अच्छी फ़ोटो कैप्चर करते हैं। तो
नंबर पे मत जाया करो भाई। जैसे कि भाई मेरा जो अभी ये प्रोफेशनल कैमरा जो शूट कर रहा है भाई, उसके अंदर भी 24 मेगापिक्सल ही है। इसका मतलब ये नहीं ना कि भाई मेरे 20,000 वाली फ़ोन का जो 200 मेगापिक्सल का कैमरा है वो उससे अच्छी लेगा, नहीं भाई, ये सब नंबर की बात है, इस पे ज़्यादा मत जाओ। एंड यार आजकल वो भी बहुत चल रहा है कि भाई 3 कैमरा 4 कैमरा 5 कैमरा भी दे रही कंपनी, उस सब में मत जाओ भाई, वो सब फालतू चीज़ें। एक आपको क्या भाई, एक अच्छे फ़ोन के अंदर क्या चाहिए आपको, एक अच्छा प्राइमरी कैमरा एंड एक अल्ट्रा वाइड। फिर आप ज़्यादा बजट के अंदर जा रहे हो, फ्लैगशिप या फिर फ्लैगशिप किलर के अंदर जा रहे हो ना, तो उसके अंदर देखो कि उसका टेलीफोटो अच्छा है, माइक्रो मिल जाता है, वो सब फीचर तब बात है भाई। नॉर्मल में तो ज़्यादातर में तो भाई पता ही होगा कि सेंसर वेंसर कुछ डाल देते लगता है कैमरा, बट रियल में वो कुछ होता ही नहीं है, पीछे बस डॉट होता है वो ब्लैक, उस सब पे मत जाओ। तो भाई देखो फोटो की प्रोसेसिंग की बात हो ना, तो भाई वहाँ पर भी थोड़ा एक अलग हिसाब किताब हो जाता है। जैसे कि एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला एंड नथिंग वगैरह ना भाई एक नेचुरल टोन पे शूट करने की कोशिश करते हैं, उसमें ना भाई बहुत ज़्यादा कलर या फिर फालतू की ब्यूटी वगैरह नहीं होती। लेकिन भाई जैसे ही आप आईक्यू, वीवो, ओप्पो, शाओमी, रेडमी, रियलमी, पोको वगैरह पे जाओगे ना भाई, वहाँ पर ना आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटी वाली मतलब रियल फोटो नहीं लगेगी भाई, लगेगा जैसे मेकअप वेकअप करके आ गए हो भाई। मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, हो सकता है किसी को पसंद भी हो, लेकिन उस सब पे मत जाओ भाई, नेचुरल फोटो ही बहुत अच्छी होती है। एंड एक और छोटी टिप देख लेना कि आपके फ़ोन के जो कैमरा का सेंसर है, सोनी का IMX सेंसर है ना, वो बहुत अच्छा है, वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई आप शायद मुझसे पूछोगे ना कि भाई मेरे को चलो बजट का इतना सीन नहीं है, मैं थोड़ा बहुत पैसे कमाता हूँ इससे, या फिर मेरा प्रोफेशनल यूज़ है, तो मेरे को कौन सा लेना चाहिए। देखो भाई वीडियो के अंदर ही काम है ना आपका, ज़्यादातर आपको वीडियो ही लेनी है, आपको कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह शूट करनी है, मोस्ट ऑफ टाइम भाई ज़्यादा वीडियो करते हो ना, तो डेफिनेटली आईफोन की तरफ ही जाओ। आईफोन मच बेटर, वीडियो के अंदर आईफोन अभी भी पिक पे, उसको कोई बीट नहीं। लेकिन भाई आपको ना ज़्यादातर फोटो वगैरह खींचनी है, कभी कभार थोड़ी बहुत वीडियो भी खींच ली, रन एंड गन शूट पे आप थोड़ी बहुत वीडियो भी ले लो, तो वहाँ पर ना भाई आप सैमसंग ले लो। सैमसंग की फ़ोटो भाई बहुत सही लगती है, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आती है। इनफैक्ट एप्पल से भी कभी कभार मेरे को बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके अंदर टेलीफोटो लेंस वगैरह भी सब बहुत अच्छा सब आता है, तो वो सब भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। एंड हाँ भाई एक और फ़ोन वीवो के X100 एंड 200 वगैरह जो अभी चल रहे भाई, वो भी बहुत अच्छी फ़ोटो लेते, लेकिन हाँ याद रखना वो भी सब फ्लैगशिप फ़ोन है। हाँ तो भाई यही सब कुछ था कैमरे के अंदर। भाई ज़्यादा मत सोचो, कैमरे के अंदर तो वही हिसाब किताब है, जितनी प्राइस हाई होगी उतना अच्छा कैमरा होता जाएगा। लेकिन भाई एक नॉर्मल कैमरे के अंदर जैसे मैंने बताया ना, वो सब देख लो, बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो भी बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट। देखो भाई सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट भी ना थोड़ी बहुत वो सब्जेक्टिव चॉइस हो जाती है, किसी को One UI पसंद है, किसी को iOS पसंद है। लेकिन यार आपने एक बार डिसाइड कर लिया ना कि ये सॉफ्टवेयर मेरी सारी ज़रूरतों को फुलफिल करता है, तो यार आपकी ज़िंदगी ना आसान हो जाएगी। लेकिन आप मुझसे पूछोगे ना कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर आपको पसंद है, डेफिनेटली iOS एंड सैमसंग का One UI भाई दोनों बहुत सही है। एंड हाँ यार साथ ही साथ पिक्सल एंड नथिंग के भी UI भाई बहुत अच्छे आ रहे हैं, एकदम नीट एंड क्लीन आ रहे हैं, तो वो दोनों भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। लेकिन भाई थोड़ा iOS का देख लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि भाई उसका ना हिसाब किताब थोड़ा अलग है, तो देख लेना अपने हिसाब से। ओके तो मैं थोड़ा ना आपको रफली आइडिया दे देता हूँ। आप ना शायद मेरे टाइप के यूज़र है जिनको ना भाई ज़्यादा वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, एकदम नॉर्मल नीट एंड क्लीन एंड सारी चीज़ें भाई मिनिमल चाहिए, तो आप ना iOS, One UI, पिक्सल का UI, मोटो के UI के लिए भी जा सकते हैं। इनफैक्ट नथिंग का भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सब में ना भाई चीज़ें ना थोड़ी सिंपल मिल जाती है, ज़्यादा वो फ्लैशी टाइप कहते हैं ना, वो नहीं होती है। लेकिन आपको ज़्यादातर वो पसंद है जैसे फ्लैशी टाइप के भाई UI और गेमिंग मोड वगैरह, तो उसके लिए तो भाई रियलमी, ओप्पो, पोको, आईको वगैरह है ही, उसके अंदर भाई वही आता है, रेडमी, शाओमी वगैरह के अंदर। तो वो देख लेना भाई आपको कैसा पसंद है, नॉर्मल पसंद है या फिर थोड़ा वो फ्लैशी तड़कता भड़कता टाइप का, देख लेना अपने हिसाब से। एंड देखो वैसे तो सारे सॉफ्टवेयर अच्छे ही आते हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा मैं बता दूं, जैसे ऑक्सीजन OS एंड मोटोरोला के UI के अंदर भाई सॉफ्टवेयर आ तो जाते हैं, पर भाई कभी कभार ना वो लेट आते हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगाता है, डिले करता है। बाकी सब कंपनियां का तो खैर अच्छा ही हाल है, लेकिन इन दोनों का ना मेरे को पर्सनली थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा कभी कभार लेट आता है, तो देख लेना ये भी थोड़ा। एंड भाई ये ब्लोटवेयर वगैरह का भी सीन है, आपको पता होगा कि जो प्री इंस्टॉल ऐप मिल जाती है, हॉट कैम्स, हॉट ऐप्स वगैरह, एंड कुछ प्री इंस्टॉल ऐप भी मिल जाती है भाई, ये सब ना बहुत फालतू कचरा चीज़ है, ये सब भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करती है भाई। रियलमी वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा आती है हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स वगैरह, मेरे को पर्सनली बहुत इरिटेट करती है। तो देखो 25,000 के ऊपर के फ़ोन में जा रहे हो ना आप, मिड रेंज के आसपास,
तो देखो उसके अंदर ब्लोटवेयर आने ही नहीं चाहिए, आ रहे तो भाई लो ही मत, वो बेकार चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करेगी। नीट एंड क्लीन यूआई चाहिए, कोई ऐड नहीं आनी चाहिए। देखो 30,000 के आसपास डाल रहे हो ना पैसा, 25-30 के आसपास, ब्लोटवेयर नहीं आनी चाहिए बिल्कुल नहीं। एंड कुछ और फालतू के गिमिक फीचर जो भाई एकदम फालतू वेस्ट होते हैं, जो बस भाई मार्केटिंग के लिए कंपनी यूज़ करती है। जैसे मैंने बताया कैमरे के अंदर 200 मेगापिक्सल तक के कैमरा, भाई वो सब देख के मत ले लिया करो। ये सब वर्चुअल रैम आती है, एक्सटेंडेबल रैम आती है, 8GB 8+8GB रैम, ये सारी चीज़ें ना फालतू है, इस पर ध्यान मत दो एंड भाई रियलिटी पे दो। एंड यदि चार्जर वगैरह का भी सीन है भाई, 200 वाट तक पहुंच गए चार्जर। देखो भाई फ़ोन है, आराम से चार्ज करो, क्या जल्दी है, क्योंकि भाई सैमसंग एंड एप्पल आज भी भाई 20-25 वाट पे दे रहे हैं। कुछ तो बात होगी ना, थोड़ा समझ लिया करो, फ़ोन पे बैटरी पे कम लोड डाला करो। एंड इन भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि भाई 50-60 वाट तक तो ठीक है, लेकिन भाई उसके बाद का भाई क्या करोगे, इसको भी थोड़ी बहुत शांति दो, फ़ोन को थोड़ा बहुत अपने से दूर रखो, उसको भी टाइम दो, चार्ज होने दो, एंड इसको भी थोड़ा टाइम दो, रिलैक्स करने दो। सो या यही था कुछ अपना रिव्यू। आई होप आप मेरी वीडियो देखने के बाद सारी बातें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी, एंड सो आप एक अच्छा फ़ोन अपने बजट के हिसाब से पिक कर पाओगे एंड बहुत लंबे समय तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप दैट। थैंक यू सो मच। देख रहे हो भाई सर।